अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं सरप्राइजेस से भरपूर दिन। शुरू में कुछ सरप्राइजेस ऑपोजिशन ने दिए, फिर हुकूमत ने दिए और आखिर में जो एक मेगा सरप्राइज था, किसी के लिए वो सरप्राइज था, किसी के लिए वो शौक था। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे और साथ साथ इसके आईनी, कानूनी और सियासी पहलू पर भी बात करेंगे। उसके बाद गुफ्तगू होगी असेंबलियां जब तहलील हुई हैं, नए इंतखाबात हुए हैं, किस किस को इंतखाब इस वक्त सूट करता है, कौन इंतखाबी तौर पर अपनी कैंपेन लॉन्च कर चुका है, इस पे बात होगी प्रोग्राम के अगले से में आगे बढ़ के। आखिर में तमाम नजरें चूंकि सुप्रीम कोर्ट पर हैं और इस आर्टिकल की जो तशरीह होनी है ये कल इसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सो अब तमाम लोग जो हैं वो कल की समाअत की तरफ देख रहे हैं। आगाज करते हैं आज क्या हुआ। जिन्हें मिस कर दिए, वैसे तो मुश्किल ही है कि किसी को आज मालूम ना हो कि आज क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम सम अप कर देते हैं कि आज सुबह तहरीक अदम एतमाद जो पेश की जानी थी उस पर वोटिंग होनी थी। जब वो पेश करने के बाद वोटिंग का वक्त आने लगा तो क्या हुआ। फवाद चौधरी ने आर्टिकल 5 की बात की, उसके बाद स्पीकर की रूलिंग आई और उसके बाद इमरान खान साहब का खिताब आया। अब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। संडे के रोज आज अदालत लगी, एक बेंच तश्कील दिया गया है। कल समाअत मुकम्मल तौर पे होगी, लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ आपको जरा क्विकली बता दें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत शुरू की। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो मौके पर रिमार्क सामने आए हैं वो आपको बताएं। असेंबली में जो हुआ इस पर जजेस ने नोटिस लेने का फैसला कर लिया है। अमनो अमान की सूरत हाल खराब नहीं होनी चाहिए, तमाम सियासी जमातें अमनो अमान यकीनी बनाएं, तमाम रियासती इदारे कोई गैर कानूनी कदम ना उठाएं, असेंबली की कार्रवाई में एक हद तक मदाखलत कर सकते हैं, वजीर आजम के अहकामात अदालत के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। सदर और वजीर आजम के साथ साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी दाखिला, खारजा और दिफा, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। अब डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है इसके खिलाफ दरखास्त पर जो समाअत है वो कल होने जा रही है, लेकिन जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। अपने प्रोग्राम के में मेहमानों का हम तारुफ करा दें। मियां जावेद लतीफ साहब मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अली नवाज अवान साहब आज स्टूडियो में हमारे साथ है, आपसे कुछ देर बाद काशिफ अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे ख्याल है पहले इसलिए हम गुफ्तगू करेंगे मियां जावेद लतीफ साहब से क्योंकि इनकी देरीना ख्वाहिश थी कि इलेक्शन कॉल हों। इलेक्शन खान साहब ने आज कॉल कर दिए हैं और उससे ये तो सूट करता है आप लोगों को भी, लेकिन आप इतने खुश नहीं हैं बज़ाहिर तौर पे। क्या ये ठीक नहीं हुआ? अब इलेक्शन में जाएं, तैयारी करें मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया शुक्रिया आपका। मैं 2 चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि यकीनन हमारा मुतालबा इलेक्शन ही थे और मसाइल का हल भी इलेक्शन ही हैं और आज भी उस पर हम कायम हैं। मगर बात सीधी सी है कि क्या मुल्क के आइन के खिलाफ कोई खलवाड़ करे तो क्या आप खामोश रहेंगे? आप मुझे ये बताएं कि सरप्राइज जो दिया गया, क्या इस सरप्राइज का अगर ये आइनी तरीका है कोई या आइन इजाजत देता है इस सरप्राइज की, तो खान साहब को पहले से इल्म नहीं था जब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी? और दूसरा मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अगर मैं अभी आता हूं आर्टिकल 5 का जिसका जिक्र कर रहे हैं, मगर मैं उससे पहले ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उसको एक जवाज बना करके, क्योंकि ये आलमी साजिश है, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी तस्दीक के, तो क्या जो स्पीकर होता है, और यकीनन स्पीकर जो होता है वो हुकूमती जमात का होता है, हाँ जी, कोई भी हुकूमत हो, अक्सरियत की वजह से स्पीकर उसी का होता है। अच्छा, तो एक वो रूलिंग दिया करेगा कि क्योंकि ये आलमी साजिश है लिहाजा मैं जो है इसको रद्द करता हूँ, इसको गैर आइनी समझते हुए या गैर जरूरी समझते हुए मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को इजाजत है। अच्छा। अब आ जाए आर्टिकल 5(1), उसमें ये जरूर है कि आप मुल्क से वफादार रहेंगे। सही। 5(2) क्या कहता है? आप आइन से वफादार रहेंगे। तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या
آپ اگر میں مان ہی لوں کہ غداری ہو رہی ہے یا غداری ہو گئی ہے جو آج آپ کو نظر آ گئی، صحیح، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ آئین سے جو کھلواڑ کر رہے ہیں آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور تیسری بات سیدھی سی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہم کہتے ہیں نا، علی میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ اس سے اتفاق نہ کریں گے اور یقیناً نہیں کریں گے، کہ ہم کہتے ہیں کہ غیر آئینی حکومت بنی، غیر آئینی طریقے سے بنائی گئی، مگر ہم آئینی طریقے سے جو ہمارے پاس آئین نے گنجائش دی ہے اس کے تحت ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اس حکومت کو گھر بھیجنے کا اور کون سا طریقہ تھا جو ہم اپناتے، جو ہم آواز بنتے لوگوں کی؟ یہ میرا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کہے گا کہ عوام تو پکار ہی نہیں رہی تھی کہ مہنگائی کوئی نہیں ہے، روزگار بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کے یہ تینوں نقطے آ گئے نا، آپ کے تین نقطے تھے، وہ تینوں کے تینوں نقطے آ گئے نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئینی طریقے سے ہٹانا چاہ رہے تھے اور اس کے لیے ہم نے آئین کا سہارا لیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آئین کو سبورٹ کیا نا، اسی لیے اب یہ کورٹ میں معاملہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ بہرحال آج جو عدالت نے کہا ہے علی نواز اعوان سے، انہوں نے کہا کہ جی تمام لوگ جو ہیں، خاص طور پہ بھی ادارے بھی، کوئی غیر آئینی قدم نہ اٹھائیں۔ کوئی خدشہ تھا اس بات کا، کوئی اینٹیسپیشن تھی؟ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں کہنے کی نوبت پیش آئی اس وقت؟ کلیریفائی کر سکتے ہیں میرا خیال؟ کوئی ایسی ہوا تھی، کوئی سن گن تھی، کوئی خدشہ تھا، کوئی اندیشہ تھا جو خاص طور پہ؟ I don't know، مجھے تو اس چیز کا بالکل ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور کیونکہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی اس ملک کا خلیفہ بننے جا رہا ہو، اس ملک میں کوئی اندرونی سازش ہو رہی ہو، ان کا مطلب کہ آپ اپنی ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے ہو، ان کے گریبان پکڑنے کی بات کر رہے ہو، ان کو چیلنج کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا وہ جو کارگل والا ایشو ہے کہ آپ امریکہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ آپ کو ہماری اپنی فوج سے خطرہ ہے، اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھی نا۔ یہ تو ایک بڑا اسٹریٹ چیز تھی، اور اس کے اندر کیا تھا، وہ لیٹر گیٹ، جس کو اب لیٹر گیٹ کہا جا رہا ہے، کہ ایک لیٹر لکھا، ایک مراسلہ لکھا گیا جس کے اندر ایکس امبیسڈر جو ہیں ہمارے امریکہ کے، اس کے ساتھ ہمارے جو ڈیفنس اٹیشے ہیں، جو ان کے اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ ہیں سیکٹری، وہ آتے ہیں، منٹ ایک پراپر میٹنگ ہوتی ہے، وہ منٹ ہوتی ہے، اور جو اس کا طریقہ کار ہے، جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، اس کے تحت ایک لیٹر لکھا جاتا ہے اور لیٹر پہنچتا ہے۔ اس لیٹر کے اندر کیا ہے؟ اس لیٹر کے اندر یہ ہے کہ آپ کے خلاف، جو اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہے، وہ کامیاب ہونی چاہیے۔ اگر وہ کامیاب ہوتی تو آپ کے پرانے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ کو کانسیکوینسز سہنے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد یہ چیز یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ کے سامنے ہے سیکیورٹی کمیٹی بنائی جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اور وہ اس چیز کو انڈورس کرتی ہے، اور جب وہ انڈورس کر دیتی ہے تو اور تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی نا۔ پہلے تو مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ لیٹر تو ہے ہی نہیں ہے، ایسے لیٹر تو آتے رہتے ہیں، ایسے لیٹر تو مسئلہ ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ فیک لیٹر ہے۔ وہ پرانے کوئی ہمارے صحافی بھائی ہیں جو پرانے لے کے گھما رہے تھے کہ یہ لیٹر ہے، وہ لیٹر ہے، فلاں لیٹر ہے، اس طرح تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور آرٹیکل 5 جیسے انہوں نے کہا، خود مانا ہے جاوید لطیف صاحب نے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ۔ اب لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ چیلنج ہو رہی ہے، اور آپ وہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک انٹرنل ایکسٹرنل کا حصہ ہے، اس کے سامنے آپ کی عدم اعتماد آ رہی ہے، اس کے اندر پراپرلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ضمیر خریدے جا رہے ہیں لوگوں کے، آپ کے سامنے ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر ہو کے سامنے آ رہی ہے۔ اور دوسری بات، لیٹس سپوز آپ کو یہ دیکھیں کہ مائنڈ سیٹ کیا، وہ چاہتے تھے کہ سلیکٹڈ ہیں جی، یہ پی ڈی ایم ایک نقطے پہ بنی تھی، اور وہ نقطہ کیا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد طریقے سے وقت ہے نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کر رہے ہیں، انہوں نے وہی کیا نا، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہٹانا، پوائنٹ یہ تھا نا، چاہے صحیح طرح ہٹائیں، وہ کہتے تھے استعفیٰ دے دیں، گریسفلی چلے جائیں، فلاں کر دیں، ٹمکا، یہ کہہ رہے تھے نا۔ آپ کی بات مانی گئی ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ تو غیر آئینی طریقے سے حکومت بنی تھی، یہ تو سلیکٹرز لے کے آئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں آج پہلی دفعہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ اگر حکومت کو بھیجنے والے جو حکومت کو چاہتے تھے حکومت چلے جائے، آج حکومت کو بحال کرانے سپریم کورٹ، کہہ رہے طریقہ کار غلط ہے، آپ لوگوں نے اس آئین کو سبورٹ کیا ہے، آپ لوگوں نے آئینی طور پہ، آپ یہ کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہے ہیں، اور کل عدالت یہ طے کرے گی، بالکل عدالت یہ طے کرے گی، بیکاز اس میں انٹرپریٹیشن کا شبہ ہے، تبھی یہ سوال کو تو ہمیشہ شبہ رہتا ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے، یہ سنجرانی صاحب کے خلاف گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر،
हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम इसके इंटरनल जो प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। आज भी कुछ ऐसे ही हिंट दिए हैं। परसों उन्होंने, परसों की बात कर रहा हूँ, परसों हम गए थे कोई शख्स गया था, अननोन पर्सन कोई गया था अदालत, उसके अंदर लिख के दे दिया गया कि हम रूल 69 को कोड करते हुए कि ये पार्लियामेंट का अपना मसला है, हम इसके आज अंदर भी जो interfere नहीं कर कमेंट है वो असेंबली की कार्रवाई में एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। सो और ये कोर्ट्स हैव साबित बीन भी किया वेरी उन्होंने। कॉशियस ये साबित भी किया हमारे, आप चेक कर लेना कि मैं आपको जो संजरानी साहब का केस बता रहा हूँ, उसके साथ जो परसों वाला केस वो बता रहा हूँ, और उसके अलावा एक और केस है जिसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार सजा दी गई थी और उसके अंदर डायरेक्शन आई थी। हाँ, वो क्योंकि वो उनको सजा मिल गई थी तो उसकी, क्योंकि फहमीदा मिर्जा साहब ने वो भेजा नहीं था इलेक्शन कमीशन को, जो उनका एक आईनी काम था उन्होंने नहीं भेजा था, उसकी डायरेक्शन आई। इसके अलावा आज तक पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने जो रूल्स, क्योंकि और कस्टोडियन ऑफ द हाउस कौन है, कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट कौन है, वो तो स्पीकर है, और स्पीकर की पहली दफा आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ है, इसकी पहली दफा इंटरप्रिटेशन हुई है, और कौन पहला बंदा जो इसकी इंटरप्रिटेशन करेगा, पहला आदमी वो है उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा जो स्पीकर है, उसने इसकी इंटरप्रिटेशन कर दी। सही। ये काशिफ साहब जो अभी सूरत हाल है ना, ऑब्वियसली एक तो रेटरिक वाइज लाइंस बहुत क्लियर हैं, फैक्ट्स इसके बीच में ठीक है। पीएमएलएन कह रही है जी कि आइन को आपने सबवर्ट कर दिया, वो पूरे आर्टिकल 6 तक की बात पहुंच गई, हालांकि मेरा ख्याल है वो सिर्फ एक नफसियाती तौर पे जरूर ये बयान दे रहे हैं, जब तक बात जाएगी नहीं। ये कह रहे हैं जी लेटर हमारे पास है और हमें पता है कि ये एक साजिश का हिस्सा है। अब ये जो रेटरिक है ना, इसके बीच में ही कई फैक्ट है और इसमें अदालती इंटरप्रिटेशन भी है कल जो होने वाली। देखिए अभी ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, ये कोई इतना क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है इसमें कुछ। ये ठीक है और ये गलत है। किस कॉन्टेक्स्ट में कि इन्होंने एक एक्शन किया असेंबली में आज, उसकी बुनियाद उन्होंने बताई कि हमारी बुनियाद ये है। क्या वो उस एक्शन ठीक है? कल सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि एक्शन गलत है। इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जाना ना। अब जब आप असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्शन किसके साथ लड़ रहे हैं? उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं जिनके ऊपर आपका इल्जाम है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। सो कल ये मुमकिन है कि इलेक्शन वो लोग जीत जाएं और हुकूमत वो बना ले। तो ये इतना सब सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड केस नहीं है कि यहाँ पे पहले केस चलेगा, उसके बाद मुकदमे का फैसला होगा, मुकदमे का फैसला देखेंगे, अगर आएगा तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। अगर कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया तो फिर ठीक है। मेरा ख्याल है फिर भी एक रिवायात कुछ होती हैं, कुछ इखलाकियात होती हैं, कोई कानून आइन और इसके तकाजे होते हैं। जब इतना बिटरली डिवाइडेड व्यू है इस पे, बहुत कम लोग कह रहे हैं ये आईनी काम हुआ आज, अक्सरियत कह रही है कि गैर आईनी काम हुआ। अब दूसरी साइड की बात यह कि वो कोई इतने आईनी काम करके यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने भी जिधर बंदे तोड़ने थे बंदे तोड़े हैं, जिधर उन्होंने पैसे देने थे पैसे दिए हैं, जिधर उन्होंने सीटें देनी थी सीटें दी हैं, वोट को इज्जत देनी थी अपने जिस वक्त सवाल पूछा जाता है गुजरांवाला जाने पे, वो गुजरांवाले की तकरीर वो कहते हैं नो कमेंट। कहीं ना कहीं वो सारे मामलात किसी से बना के यहाँ तक पहुंचे हैं। ये गेम जो है वो गेम जहाँ अगर ये गलत है, हर कोई अपनी अपनी गलती, इट इज पावर पॉलिटिक्स एंड ये कोई गेम कोई खेलना नहीं चाहता जी फेयर गेम। जिस वजह से इमरान खान को निकाल रहे हैं वो 2018 का इलेक्शन, उससे पहले की हुई व्हीलिंग डीलिंग है। अगर वही व्हीलिंग डीलिंग अब हो रही है तो फर्क क्या है? या तो ऑर्गेनिक चीजें इस तरीके से चीजें करते हैं, हमें भी नजर आ रहा होता है कि ऑर्गेनिक प्रोसेस चल रहा है, सारे कहते हैं देखे अल्लाह ये गलत हुआ। प्रॉब्लम है ये एक गलती होती है, उसको सुधारने के लिए दूसरी गलती करके आता है। और व्हाट अबाउट बात है ना कि अगर ये ऐसा इस वक्त है तो फिर उस वक्त ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस वक्त जो है अगर ये आइन से वर्ट हो रहा है तो जी कुछ अरसे पहले जब फलाने मौके पे लेजिस्लेशन करनी थी उस वक्त बहुत जिसे कहते हैं सगे और बहुत वफादार ज्यादा बढ़ के, बहुत ज्यादा इसमें ग्रे लाइंस है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आते हैं तो फिर इसके बाद अगले सेगमेंट डिस्कस करेंगे, बिकॉज के सियासी इंप्लीकेशंस भी हैं, इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पीएमएलएन इस वक्त खुश होगी इलेक्शन में जाने के लिए, इसकी तैयारी भी होगी। पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी, क्या ये जो फॉरेन इंटरवेंशन की बात है, इंटरफेरेंस की बात है, ये इनका सियासी नारा है अगले इलेक्शन के लिए? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ऑब्वियसली अब एक इलेक्शन की तरफ जाने लगे हैं। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने जो निगरान वजीर आजम है उसके के लिए नाम उनको फाइनलाइज कर लिया और कल वो शहबाज शरीफ साहब को और अपोजिशन को गालिबन भेजे जाएंगे उस केयर टेकर वजीर आजम के नाम के लिए। सो मियां जावेद लतीफ साहब, ऑब्वियसली अभी जो केयर टेकर के नाम आएंगे तो आपसे मुशावरत भी होगी। अब वो भी एक जमहूरी अमल है जिसके तहत अब ये नाम आएगा और एक वजीर आजम आएगा, उसकी निगरानी में फिर 90 दिन बाद इंतखाबात होंगे। ये तो आपके वो ख्वाबों की मंजिल है जिसकी आपको कोई 3.5 साल से तलाश थी। मंजिल तो बड़ी करीब है सर, 90 दिन दूर रह गई है। मारिया, मैं फिर वही बात करूंगा
कि किस आइन, कानून, रवायत, कोई चीज तो छोड़े ना भाई। आप मुझे ये बताएं कि आज किस हैसियत से इमरान खान अपोजिशन लीडर को खत लिखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इजाजत दें तो पहले मैं ये अर्ज कर लूं कि जो इस खत को जवाज बना के ये सारा कुछ किया गया, उस खत की अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की। सर वो आपको किसी बुलाया ने था उसको उन्होंने कि verify किया। आके देख जाएं, आपको बुलाया था कि आके देख जाएं, वो आप लोग मारिया नहीं, हाँ। जिनको बुलाया था क्या उन्होंने तस्दीक कर दी? सर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बाकायदा एक एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैंने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, इसलिए मुझे ये लफ्ज याद है। ना अभी ये कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर पता चलेगा किसने क्या तहरीर करवाया और किस तरह अलामिया आया। तो सर आपको मगर मैं बुलाया एक था, चीज आप जरूर लोग अर्ज गए करना नहीं, बस चाहता ये हूं। बता दें कि एक अगर आप सेकंड। गए क्यों नहीं, देखा था मारिया, मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता, मैं इससे आगे निकलता हूं। मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 5(1) भाई आपकी बात इत्तेहादियों ने नहीं मानी, वो हमारे समेत सारे साजिश का हिस्सा बन गए, सारे गद्दार ठहरे। अच्छा। मान लिया। अब मुझे ये बताएं कि 5(2) जी, आर्टिकल 5(2) आपने आइन की पासदारी करनी थी, आपने आइन की क्यों खिलाफवर्जी की? पहले इसका जवाब दें। फिर आप मुझे ये बताएं कि रूल्स, आप कहते हो कि एक रूलिंग दी है स्पीकर साहब ने, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना फैसला नहीं दे सकती। मैं कहता हूं कि रोजमर्रा की जो होता है, काम होता है असेंबली में, स्पीकर साहब की चेयर जो करते हैं, उसको वाकईतन आप चैलेंज नहीं कर सकते। मगर आप जब आइन से मावरा कोई कदम उठाते हैं तो उसको चैलेंज होता सर वो है। तो कल आप अदालत में देखें, तय हो जाएगा ना, उसकी 1900 इंटरप्रिटेशन। वो तो अदालत में चला गया ना मामला, वो तो चला गया मामला। लेकिन मेरा अभी प्रॉब्लम अभी ये भी है कि सर आइन की और बहुत सी शिकें हैं जो वैसे कन्वीनियंटली हम भूल जाते हैं। मसलन एक आइन की शिक है जिसमें कि जी ये आप दूसरी पार्टी के लोगों को कोई इंसेंटिव दे के, कोई लालच दे के वोटिंग के अमल के अंदर उनको कोऑप्ट नहीं कर सकते। पंजाब में भी ऐसे ही हो रहा है। विफाक में चले आप उनसे वोट ना डलवाते, लेकिन बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वो आके कह के गए हैं कि नून लीग का टिकट हमें मिलेगा या मैं लूंगा। तो ये भी तो आईनी तरीके ना, मतलब ये पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता कि चूंकि ये आईनी शिक हमें सूट कर रही है, ये हमें इस वक्त सूट नहीं कर रही। आईना तो फिर सब पे आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। मुझे ये सिर्फ बता दें कि मारिया MQM जितनी ऑफर इन्होंने की मां सवाए PM-शिप के, इन्होंने खुला उनको ऑफर कर दिया कि जो आप PM-शिप के अलावा लेना चाहते हैं ले लें। वो नहीं माने। सर वो इत्तेहादी तो हैं, वो गद्दार ठहरे। वो इत्तेहादी हैं। उन्होंने कहा सर, नंबर पूरे ये बंदे देख लो। उन पे तलाक नहीं होता। PTI के लोगों से, अच्छा PTI के जो लोग थे, PTI के लोग थे जिनको बेजमीर कहा, जिनको बेके हुए कहा, उनसे जलसा में इन्होंने उसके बाद लोगों को भी भेज के क्या मिन्नत समाजत नहीं करते रहे उनकी? अच्छा ठीक वो है, आलमी साजिश का क्यों हिस्सा ये बन गए? पूछ लेते हैं ना, अभी उनसे पूछ लेते अच्छा, हैं। लेकिन एक आखिरी मारिया, एक सेकंड, मैं मुझे ये बताएं कि लोगों के जज्बात से आप कब कब खेलते रहेंगे? आपको सर, ये याद बड़ा- होगा कंटेनर पर चढ़कर इन्होंने कहा था कि ये बिजली के गैस के बिल जज्बात मैं की जला बात रहा कर हूं और पूरी कौम जो है वो भी बिल ना दे। मगर वापडा की टीम बनीगाला पहुंची, वो कनेक्शन काटने के लिए तो अपना बिल जमा करवा दिया। चले ठीक है ये सर। हैं मासूफ आलमी साजिश देने वाले। मैं जावेद लतीफ साहब, असल में प्रॉब्लम ये है कि जब हम कहते हैं ना कि इस पे बात करें तो फिर बहस आती है कि उस पे क्यों नहीं बात कर रहे। ये बड़ी वॉट अबाउटरी भी है इस पूरी सिचुएशन में। सिर्फ बात मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि अगर हम आइन की बात कर रहे हैं, आज बड़ी अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए। कल अदालत बता भी देगी इसकी आइनी तशरीह क्या है, तो फिर हर एस्पेक्ट पे फिर आइन की एप्लीकेशन देके, जब हमने अब दूसरों की पार्टी से लोगों को वोट लेने के लिए बिल्कुल उनसे सही कह रहे हैं आप। करनी है, तो तब भी आइन का ख्याल करो। इसी तरह लिबरली आप तब भी आइन को कोट किया करें, जैसे उस वक्त फिर PTI वाले करते हैं। सो एनीवेज ये आप जज्बात तो से, ये मसला है ना, ये इनको लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉर्म्स ही याद आ जाती है। इनका हमेशा ये मसला है। इनका आपको भी याद आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, चले, मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको ठीक कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। अच्छा, आपको आप गंदा
اب یہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم نے بم دھماکے کیے تھے اور امریکہ کی بات نہیں مانی تھی اس لیے ہماری گورنمنٹ چلی گئی تھی, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کے اچھا یہ ابھی آئینی دستوری بات کر رہے ہیں, ابھی بلوچستان کے اندر کس طرح گورنمنٹ گئی ہے؟ یہ کیا کہتے تھے کہ باپ کے باپ سے جب تک نہ پوچھیں تو باپ کے باپ سے نہ پوچھیں تو باپ والے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, تو کیا باپ کے باپ سے پوچھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ اب بات ٹھیک ہو گئی ہے. پہلے کہتے تھے کہ آپ نے باپ سے ووٹ لے کے غلط کیا ہے, یوسف رضا آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہے سینٹ کے اندر, آج اسی لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. یہ کس طرح کی باتیں پہلے کرتے مجھے ہیں بتائیں نا, آپ نے یہ طے کر لیا کہ جو آپ کو چھوڑ کے گئے ان میں سے کون کون جو ہے وہ انجانے میں بھول پن میں کون ایسے جو واقعی میں ملک کے مفاد کے خلاف, یہ آپ نے فرق کر لیا ٹافی بکھا کے لے دونوں نے فرق کر لیا, کیونکہ آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو لینے کو تیار تھے, تقریر ہوتی ہے واپس لینے کو تیار تھے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اس کے بعد گریبان پکڑے جائیں گے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج کل آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, تو کہتے ہیں نیکسٹ کوسچن. یہ جو کانسٹیٹیوشن دستور کی نون لیگ تو بات نہ کرے, کوئی اور بات کر لے. ہر اس غیر آئینی کام کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جنیجو کو جو ہٹایا تھا ضیاء الحق نے, وہ آئینی طور پہ ہٹایا تھا, کیوں نواز شریف جا کے ملا تھا ضیاء الحق کے ساتھ دوبارہ؟ پھر اس بتائیں جب فاروق لغاری نے ہٹایا تھا بی بی کو, کیوں ملا تھا نواز شریف, اس کے ساتھ کیوں کمپین کی تھی, دوبارہ اپنا پریزیڈنٹ بنایا تھا. کیا دیکھیں ان کے حق میں 58(2) بھی یوز ہو تو وہ ٹھیک ہے, ان کے خلاف ہو تو بہت غلط چیز ہے. آئین ان کے حق میں جا رہا ہو, ان کو دستور بھی یاد آتا ہے, ان کو آئین بھی یاد آتا ہے, ان کو نارمز بھی یاد آتی ہیں, اور اگر ان کے خلاف جا رہا ہو تو یہ کہتے ہیں بغاوت ہو گئی ہے. آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اڑا کے رکھ دیا. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اوپر شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور نیچے حمزہ وزیر اعلیٰ ہوگا. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کنگشپ کی بات کرتا ہے, اسحاق ڈار وزیر خزانہ ہوں گے, مریم یوتھ کی لیڈر ہوں گی. یار کوئی طریقہ ہے, کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر, یہ تباہ کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, دیکھیں پیپلز پارٹی سے میرے 100 اختلافات ہیں, 100 اختلافات, ٹھیک ہے, پر جو نون لیگ اس منافقت اور غلاظت لے کے ہی نا ہمارے, یہ چھانگا مانگا کون لے کے آیا تھا؟ ابھی کہیں گے چھانگا مانگا اس وقت ٹھیک تھا, بٹ اب غلط ہے اگر طریقے انصاف کے ساتھ کوئی اور بیٹھ جاتا ہے. ان کے ساتھ ٹھیک ہے اگر 17 منحرفین ارکین بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے. یہی ایم کیو ایم غلط تھی نا, یہی ایم کیو ایم غلط تھی, یہی باپ غلط تھی, علی صاحب. ابھی 5 دن پہلے جو یہ لوگ تھے انہی کو واپس لینے میں پارٹی کا سربراہ ہوں, میں پارٹی کا باپ ہوں, واپس آ جائیں گے, میں معاف کر دوں گا, آ جائیں واپس. وہ ان کے جو تمام کچے چٹھوں سمیت واپس پارٹی قبول کرنے کو تیار تھی نا. یہ بڑی کنوینئنس ہے. مجھے آرگومنٹ یہ ہے کہ یا وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, یا وہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے خلاف ہے تو ٹھیک نہیں ہے. کوئی نون لیگ کا بندہ توڑا پی ٹی آئی نے, کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ توڑا بھائی. وہ ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم پی ٹی آئی کے ووٹ پہ, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے آئے ہو, تم نے ہمارے ووٹ پہ, عمران خان کے ووٹ پہ تم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو. اگر غلطی ہوگی پیسے پکڑنی ہے, پیسے واپس کر کے آ جاؤ. اگر کوئی کیپٹن صفدر نے مووی دکھا دی ہے تو ادھر آ جاؤ, اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں. یہ طریقہ کہاں سے؟ ہم نے کوئی ان لوگوں کی طرف بندے توڑے, پھر سندھ ہاؤس میں لے جا کے ہر اینکر کو بٹھا رہے ہیں. یہ دیکھیں وہ تو خیر بہت ہی شیملیس موو جو الٹی پڑ گئی بات ہے. یہ جو ریزرو سیٹ والے, ان کا کیا مطلب, ماشاءاللہ ان کو کیا ملا ریزرو سیٹ والوں کو؟ یہ وجیہ کو کیا ملا ہے, یہ جویریہ کو کیا ملا ہے, یہ رمیش کو کیا ملا ہے, کیا ملا ہے ان کو؟ ان کا ضمیر جگہ ہے. مریم اچھی لگنے لگ گئی ہے 6 مہینے کے اندر جو بری تھی وہ اچھی لگنے لگ گئی ہے. بلاول اچھا لگنے لگ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کرپشن کا خاتمہ آپ نہیں کرنا چاہتے, اور کرپشن کا خاتمہ اس پارٹی میں چلے گئے. یہ بھی اچھا آرگومنٹ آپ کا کہ کرپشن کا خاتمہ آپ نہیں کر سکے, کیونکہ کرپشن کے الیگیشن زرداری پہ ہیں, مریم پہ ہیں, نواز شریف پہ ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کاشف صاحب, اب الیکشن, اب یہ عدالت میں تو معاملہ ہوگا, انٹرپریٹیشن بھی ہوگی, سب کچھ ہوگی, لیکن اس کے بعد بھی اگر ان کیس حکومت کی جو یہ اقدام ہے اس کو ان کیس ریورس بھی کرے, چلے ہم اس کو ازیوم کر لیں, پھر بھی الیکشن پہ ہی جانا ہوگا نا جلد, کیونکہ اگر کوئی سیٹ اپ یا کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد نئی حکومت آتی ہے, وہ بھی چلنا مشکل ہوگا, اس میں بھی ایس ایپ الیکشن پہ ہی جانا ہوگا جو ہے. یہ نہیں کہ آپ 6-8 مہینے آرام سے حکومت چلا رہے ہیں. اگر اجازت دیں, جو پہلے بحث ہو رہی تھی, میں صرف میرے 2 سینٹس اس کے اندر دیکھیں, یہ نہیں ہوگا, سٹنٹ بھی نہ ہو, کوئی سٹنٹ بھی نہ, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ملک کے اندر یہ جو منافقت کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا 2018 میں, اور یہ آپ بھی شامل ہیں. یہ نہیں ہو سکتا 2018 میں ووٹ کو عزت دینے سے اور سلیکٹڈ سے شروع ہوئی بحث یہاں پر آ کے رکے. کہاں آ کے رکی ہے یہ بحث, کہاں بنی ہیں ڈیلیں,
किस किस ने किए हैं क्या क्या अग्रीमेंट्स, क्यों रोला पड़ गया कि इलेक्शन नहीं कराने? हुकूमत गिराने के लिए निकले थे ना, लॉन्ग मार्च लेकर वो भी हुकूमत गिराने आए थे। मियां साहब भी कहते हैं हुकूमत गिराएं, फ्रेश इलेक्शंस कराएं। आज कौन कह रहा है कि नहीं जी इलेक्शन नहीं होने? क्यों क्यों कह रहे हैं कि जी 6 महीने और हुकूमत किसी को चाहिए? क्या वजह है कि आपके अब आप जरा ये चेक कर लें कि पीपल्स पार्टी कहां से शुरू हुई थी और खत्म कहां हुई है, नून कहां से शुरू हुई थी खत्म कहां हुई है, ये कहां से शुरू होते हैं खत्म कहां होते हैं। हर इशू को देखकर ये कहते हैं कि इसमें हमारा मुनाफा क्या है और हमारा नुकसान क्या है, उसकी बुनियाद पर बयानबाजी होती है। ये जो इन्होंने गुजरांवाला के बयान की तब्दीली की बात की, बिल्कुल क्या ये ठीक नहीं है? गुजरांवाला की तकरीर से गुजरांवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, बिलावल सिलेक्टर से लेकर उस डिनर तक जो 4 दिन पहले उन्होंने किया जाके, अगर वो इनके हक में मुदाखलत करें तो ठीक है, इनके खिलाफ मुदाखलत करें तो बड़ी जाती वाली बात है जी, आइन सबवर्ट होता। ये भी अब जिस तरह इन्होंने ये काम कल आज किया है, ये देखिए ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप एक दिन स्पीकर आके रूलिंग दे दे। आइन लिखा है, लिखा हुआ कहता जी कल कहेगा जी गर्मी बड़ी है, मैं नहीं फैसला कर सकता जी, मैं ये करके जाऊंगा। इस तरह नहीं होता, मुल्क और कानून आइन इस तरह नहीं चला करते। आपको एक ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन उस ज़ाब्ते से पहले सबको आपस में तय करना होगा कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। कौन बैठेगा, कैसे नहीं बैठेंगे, और रूल्स ऑफ द गेम को डिसाइड करना ही नहीं चाहता। मैं आपको ये कह रहा हूं, इनमें से कोई एक हलफ लेकर के मैं रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड करना चाहता हूं, कोई एक आदमी रूल्स ऑफ द गेम डिसाइड नहीं करना चाहता। आपने कहा लोटाक्रेसी है, यहाँ हम लोग विक्टिम थे केपीके के अंदर, हमने बंदे निकाले और इस आप लोगों की मर्जी से आपके साथ मिल के साउथ पंजाब महाज बना, पीएमएलएन तोड़ी गई, उन्होंने उस वक्त शामिल नहीं हुए, लेकिन आपको पता पीएम उस वक्त ये इलेक्शन से पहले की बात है, ये इलेक्शन के बाद आप इसको डिफरेंस करें। आपको मैं पहले आर्गुमेंट में दूसरे आर्गुमेंट में भी आता हूं आपके साथ। क्या ये पहले आर्गुमेंट डिसाइड पहले इलेक्शन जो होता है वो आप उसको आराम से जाके वोट डाल देते हैं, शो ऑफ हैंड्स अपनी स्ट्रेंथ पे बात कर रहे हैं, वीकनेस में नहीं बताएं क्या उस वक्त अच्छा किया, मुझे ये बताएं ना, इससे पहले किसी पार्टी ने किया है? वो ठीक, अगर हम ये कह रहे ईवीएम हो, इससे पहले किसी पार्टी ने किया है? हम तो वो काम करने जा रहे हैं, हम कहते हैं न्यूट्रल एम्पायर्स होने चाहिए, ईवीएम मशीन्स होनी चाहिए, आज से पहले किसी ने किया है? हम कह रहे हैं, मैं कब कह रहा हूं हमारे में गलतियां नहीं होंगी यार, हम तो कह रहे हैं, हम तो 24 साल स्ट्रगल करके आ रहे हैं ना भाई, हम तो किसी का लगाया हुआ बूटा नहीं है, मैं यही किसी तो का कह रहा हूं, लेंटर डाल के तो सब नहीं में है वो गलतियां तो माने, भाई करेक्शन है ना, गलतियों को ये करेक्शन नहीं हो सकता कि आप एक पिच पे खेल रहे हैं, आप बैटिंग कराएं बैटिंग पिच पे, और जब हमारी बारी है आप उसको लगा के ग्रीन विकेट बिल्कुल इस तरह ये रूल ऑफ द गेम वाली बात नहीं कर रहा। गोल पोस्ट रिमेन्स द सेम, वो गोल पोस्ट आप भी वायलेट करते हैं, वो गोल पोस्ट वो भी जब मर्जी होती वायलेट करते हैं। एक तो असेंबली की उम्र 4 साल करते हैं, अभी आपने नहीं करती है असेंबली 4 साल करें, 4 साल हो रही होती है असेंबली, सारों ने घर चले जाना था। नवाज शरीफ साहब के दौर में 4 साल असेंबली होती, कोई रोला नहीं पड़ना था, सारी मामला तय हो जाने थे 4 साल, चौथे साल ही सारों को रोला पड़ता ना। ये पेट के दर्द जो उठते हैं, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को घर भेजा चौथे साल, मियां साहब को घर भेजा चौथे साल, इमरान खान घर जा रहा है चौथे साल, और 4 साल कर दो ताकि सारे सुकून घर बैठ जाए जाके। ये नहीं होगा, इस तरह गेम मुल्क नहीं चलेगा। ये कोई गारंटी ली हुई है आपने? पता नहीं 2 साल बाद शुरू हो जाए। 2 साल बाद मियां साहब के साथ धरना पहले साल के बाद शुरू हुआ था, आपके खिलाफ धरना पहले साल के बाद आया था, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लॉन्ग मार्च पहले साल के बाद आया था, लेकिन वो नाकाम हो जाते, नई हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं कुछ करना चाहता, तो आखिरी 30-14 साल सारे तंग आए होते हैं। हाँ, लेकिन जो रूल ऑफ द गेम वाली बात है बिल्कुल इससे एग्रीमेंट है, बिकॉज आज आप इधर हैं लकीर के, कल उधर होंगे, वो लकीर के इधर है, अभी 3.5 साल बाद वो इधर चले गए। रूल ऑफ द गेम बनाए थे ना, पहला रूल ऑफ द गेम था कोई पीसीओ जज नहीं बनेगा। नहीं, पहला रूल ऑफ द गेम था कोई डिक्टेटर्स के साथ मुलाकात करेगा, बीबी उसी टाइम पहुंच गई। नहीं, आप याद करें काशी भाई, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पहली बार अच्छा सुने तो सही, इशू क्या चल रहा था उस वक्त? इशू ये चल रहा था चीफ जस्टिस इफ्तिखार की जजेस बहाली कैंपेन चल रही थी, जिसकी वजह से मुशर्रफ वीक हुआ था, जिसकी वजह से इनको मौका मिला था, फिर सीओडी साइन हुआ था कि कोई पीसीओ जज को आइंदा जज नहीं बनाया जाएगा। ये पहला था। एस्टेब्लिशमेंट तो बात की बात है कि कोई उससे डील नहीं करेगा। हुआ क्या, 1 साल बाद मेमो गेट होता है, काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं? नहीं तो प्रोसेस इसको बेहतर करना है, हमने कह रहे चूंकि पहले ऐसे हुआ था तो अभी प्रोसेस को बेहतर करना है ना यार। एवरी ईयर वी गो बैक टू स्क्वायर 2007 की बात। आप ये सीखना नहीं चाहते, ये कभी नून और पीपल्स पार्टी का मसला ये है, आप मुझे तो नॉर्म्स कल्चर्स और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सीओडी उन्होंने बनाया होना, एक ऑपोजिशन का बंदा सिंध के अंदर किसी स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं है,
पीईसी का हेड बनना चाहिए ऑपोजिशन लीडर का, वो नहीं है, ये मानते ही नहीं है। Anyways, सब जेल बना दिया, जहां करारदाद पाकिस्तान की कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पहली करारदाद वहां से पास हुई थी सिंध, उसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया। बॉटम लाइन इस वक्त है कि इतनी पोलराइजेशन है, इस वक्त कोई भी बैठकर बीच में नए कोई रूल ऑफ गेम बनाने की ना पोजीशन में है ना तैयार है। और अगर इस वक्त जो मैं मनाजिर देख रहे हैं कौमी असेंबली के अंदर, ये बड़ी एक जमहूरी लिए ये विजुअल्स ठीक नहीं है कि जहां पे हमें इमेज इस तरह से आए कि जैसे सियासतदान सियासी तौर पे अपने मसाइल अपने इश्यूज को खुद सॉल्व नहीं कर सकते और इदारों की तरफ देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों रात का ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। कंक्लूडिंग नोट होगा सरप्राइजेस से मुताल्लिक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कहा जाता है कि देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी सियासत, तो आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था। सरप्राइज के बारे में पीटीआई काफी अर्से से बात कर रही थी, तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो बहुत सरप्राइजेस दिए, कुछ सरप्राइज थे, कुछ शौक थे। सबसे पहला जो सरप्राइज था वो सुबह हमने देखा 9 बजे के करीब फवाद चौधरी साहब ने पहले एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है, और 11 बजे ट्वीट की गई कि चौधरी सरवर को हटाकर उमर चीमा जो है उनको गवर्नर तैनात कर दिया। तो ये था सरप्राइज नंबर 1। दूसरा सरप्राइज सुबह सुबह ऑपोजिशन ने दिया, उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की, और 10:15 बजे बिलावल जरदारी ने फिर उस वक्त ट्वीट करके बताया, और साथ साथ वजीर आजम और स्पीकर को टैग भी किया। तो ये बड़ा मुकाबला था एक दूसरे को आउट सरप्राइज करने का। तीसरा सरप्राइज ही उस वक्त हुआ जब पंजाब असेंबली में वजीर आला की वोटिंग का अमल शुरू होना था। हमने देखा मुनसिलाई अपने साथ तरीन ग्रुप के मजीद 3 अरकान लेकर पंजाब असेंबली में एंटर हो गए, लेकिन आज वहां पे हंगामा आराई की वजह से इजलास 6 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अगला सरप्राइज जो कि चौथा सरप्राइज था, अच्छा ये था जो हुकूमत काफी अर्से से बात कर रही थी कि जी उनके पास ट्रम्प कार्ड है, वो ये कि जब कौमी असेंबली का इजलास शुरू हुआ जहां अपोजिशन के अलावा हुकूमती अरकान भी मौजूद थे, हैरान कुन तौर पर अपोजिशन ने खामोशी से फवाद चौधरी की तकरीर सुनी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो है वहां पे अपनी रूलिंग दी और वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दी और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर कर दिया। तमाम ऑपोजिशन, ऑब्वियसली पूरी कौम भी जो देख रहा था वो शॉक्ड था। 5वां सरप्राइज जिसे उनकी पार्टी के अपने लोग भी नहीं जानते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो थे वजीर आजम इमरान खान का जो सरकारी चैनल पे जो उसके बाद खिताब किया। उन्होंने कौम से खिताब के दौरान ये बताया कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को असेंबली तोड़ने की सिफारिश कर दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे MNAs हमें बता रहे थे, बल्कि अभी अली नवाज साहब भी जो हमारे साथ थे वो कह रहे थे कि उन्हें भी नहीं मालूम था, उन्हें भी टीवी से देखकर पता चला कि ये असेंबलियां तहलील हो गई हैं। तो ये पूरी उनकी अपनी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और आखिरी और छठा सरप्राइज ये था जी इतवार के रोज सारी आईनी और कानूनी बहरान की सूरत हाल देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो थी एक्टिव हुई, इस मामले का इसको नोटिस लिया। कल इस इशू के जो है सारा इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए समाअत होगी। तो सरप्राइजेस से भरपूर, बस मुल्क सलामत रहे, हालात सलामत रहे, मुल्क में स्टेबिलिटी रहे और हम इसमें कोई आईनी बहरान ना रहे। ये सरप्राइजेस में से कम ये शौक ज्यादा है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।